किसी समय की बात है। एक गांव में एक किसान था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम चंपाकली था। वह खूब चालाक और चतुर थी। एक दिन किसान अपने खेतों में बुवाई कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। किसान ने जब उस चीज को उठाया और उसे झाड़ा पोंछा तो उसे समझ में आया कि वह चीज तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ऊखल है। किसान भोला भाला और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के महल में ही होनी चाहिए। इसका मेरी झोपड़ी में क्या काम। मैं ये राजा साहब को ही भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। यह सोचकर वह ऊखल लिए घर की ओर चल दिया। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे चंपाकली को ही दिखाया। फिर किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखली बहुत खूबसूरत है, पर अमीर लोग नकचढ़े होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने भी पड़ जाएं। किसान बोला, अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बताओ, इसमें क्या खोट है। महाराज, इसमें क्या ही कमी निकालेंगे। चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे दिखने में है कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ये मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मुसल। किसान ने कहा, हमारा राजा कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तुम क्या उसे भी अपनी तरह बेअक्ल समझती हो। किसान ने ओखली एक थैली में डाली और चल पड़ा राजमहल की ओर। पहरेदारों ने पहले तो उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में लेकर चले आए। दरबार में किसान ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में बुवाई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखली मिली है। मैं यह मानता हूँ कि यह केवल आपके महल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं यह आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा। राजा ने ओखली हाथ में पकड़ी, उसे हर ओर से घुमा फिरा कर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोले, दिखने में तो कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ऐ किसान, किधर गया इसका मुसल। हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए थे। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती ही है। किसान अपने पर काबू न रख सका। उसने अपने माथे को ठोकते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। राजा ने उत्सुकता से किसान से पूछा, किसने यही कहा था। किसान बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से एक कपास की पूड़ियां मंगवाई और कपास की पूड़ियां किसान को देते हुए बोला, यह कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काट कर, बुनकर, सिलकर भेज दे। सैनिकों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान यह सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह करता भी क्या। राजा से बदतमीजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहां से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से कपास की पुड़िया निकालकर उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। चंपाकली बोली, पिताजी, आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उनमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, अगर कपास चाहे कितनी भी कुशलता से ओटी गई हो, एक आध बिनौले तो उसमें छूट ही जाते हैं। झाड़ने पर कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और जाकर दोनों बीज अपने पिता को देते हुए बोली, पिताजी, आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेश कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, बस मुश्किल ये है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे कातूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी। इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवा कर भेज दें। जैसे ही ये दोनों चीजें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उसे राजमहल आने को कहो, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जब वह महल में आए, वह न तो कपड़े पहने हो, न ही बिना कपड़ों के हो। न तो वह भूखी आए, न भरे पेट, न तो घोड़े पर आए, न ही किसी सवारी पर, और पैदल भी न हो। न तो रात में आए और न ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई तो मैं तुम दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत जैसे उसकी आंखों के आगे नाच रही हो। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली ने शाम के समय अपने आप को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह न तो निर्वस्त्र रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना खाया, न पेट भरा, न भूखी रही।
एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक ऊपर उठा रहे। इस प्रकार न वह सवारी पर थी, न घोड़े पर, और न ही पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के समय में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है, तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के दरबार पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज, आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त जो तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चंपाकली बोली, मैं जल्दी ही आपको इसका जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह वहां से आज्ञा लेकर चली गई। राजा को उसकी बुद्धि से पता चल गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। घर पहुंचकर उसने किसान पिता को यह खबर दी तो किसान बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपने यहाँ की चीजों को यों का त्यों रहने दो। न जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अब भी कम उम्र की थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया और राजा को एक पत्र लिखकर शादी के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी। राजा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई और निर्धारित समय पर उनकी शादी हो गई। एक दिन एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से राजधानी आया था, लेकिन उसे निवास के लिए किसी भी सराय में जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी सरायें भरी हुई थीं। एक सराय मालिक को उस गर्भवती गाय पर दया आ गई। उसने किसान को अपनी सराय के पास पड़े छप्पर के नीचे गाय को रात भर रखने की इजाजत दे दी। किसान ने अपनी गाय की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था, जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। किसान बोला, लेकिन बछड़ा तो गाय के पेट से निकला है। गाय मेरी है तो बछड़ा भी मेरा ही है। गाड़ी वाला बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, लेकिन बछड़ा गाड़ी के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई। बहस गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई और फिर लट्ठम लट्ठा तक जा पहुंची। शोर शराबे से राजा के पहरेदार भी वहां आ पहुंचे। दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर किया करते थे, लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था तो राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। इन दिनों किसान का मामला केवल राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इस फैसले से गाय वाले किसान को बहुत दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या। गाय का मालिक दुखी और निराश होकर सराय वाले के पास पहुंचा गाय लेने। तभी सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी और बोला, हमारी नई रानी बहुत चतुर है, वह तुम्हें जरूर कुछ उपाय बताएगी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी और गरीब आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट नई रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है, मरता क्या न करता। किसान ने चोरी छिपे महल के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखाई दी। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर जा पहुंचा और रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई दें तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना, यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती? अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने आ पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सूखे तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो?
इस पर किसान बोला, जब एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं मिल सकती? किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया। वह किसान से जोर से बोले, ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? किसान इनकार न कर सका। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत सिपाहियों से कहा, बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दो। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलाया और बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल में जो भी चीजें तुम्हें प्रिय हों उन्हें अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव के घर लौट जाओ और एक किसान की बेटी की तरह ही सारी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझसे जाने को न कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या के समय घर से निकलने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। राजा बोले, ठीक है, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे, कल सुबह तुम चली जाना। चंपाकली बोली, ठीक है महाराज। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये से तला भुना स्वादिष्ट और गृष्ट भोजन बनाने को कहा। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी मंगवाई। सुस्वादु भोजन अधिक खाया भी जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। रात को जब राजा और चंपाकली ने साथ बैठकर भोजन किया तब राजा का मन पहले से ही व्याकुल था। ऊपर से उन्होंने अधिक मदिरा भी पी ली थी। कुछ ही क्षणों में मदिरा ने अपना प्रभाव दिखाया और जैसे जैसे भोजन समाप्त हुआ राजा आलस्य और नींद के ऐसे जाल में उलझ गए कि अंततः अपनी कुर्सी पर ही गहरी नींद में डूब गए। रानी चंपाकली ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, महाराज को कुर्सी समेत उठाओ और जैसा कहा जाए वैसा ही करो, बिना किसी नानुकुर के। अगर किसी ने टाल मटोल की तो उसे महल से बाहर कर दिया जाएगा। सेवकों ने रानी के आदेश का तत्काल ही पालन किया। चंपाकली महल से निकल पड़ी और राजधानी की गलियों से होती हुई देर रात अपने गांव पहुंच गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी लौट आई है। बेटी की आवाज सुनते ही वृद्ध पिता दौड़ते हुए खिड़की तक आए और बोले, इतनी रात गए आई है बेटी? मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। खैर, तुम्हारा कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है, आ जाओ बेटी। चंपाकली बोली, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। दरवाजा खुला तो किसान ने देखा कुछ सेवक राजा साहब को कुर्सी सहित उठाए खड़े हैं। चंपाकली ने राजा को अपने कमरे तक पहुंचाया, उनके जूते उतारकर उन्हें बिस्तर पर सुलाया, सेवकों को विदा किया और खुद भी उनके पास लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद गांव का बिस्तर महल जितना मुलायम नहीं था। उन्होंने करवट बदली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी बगल में है। वे बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें अपने गांव लौट जाने को कहा था, तुम गई नहीं? चंपाकली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, लेकिन अभी तो सुबह नहीं हुई है, आप आराम से सो जाइए। राजा फिर सो गए। अगली सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। राजा चौंक कर उठे और बोले, चंपाकली, मैं कहां पर हूं? मैं यहाँ कैसे आया? राजा के मन में और भी बहुत सवाल दौड़ने लगे। चंपाकली मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महाराज, आपने ही ने तो कहा था कि महल से जो वस्तुएं मुझे प्रिय हों उन्हें साथ ले जा सकती हूँ, और महल में मेरी सबसे प्यारी चीज आप ही है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ यहाँ ले आई। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा को अब सब समझ में आ गया। राजा जोर से हंसे और बोले, चंपाकली, एक बार फिर मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे हार गया। इतना कहकर उन्होंने उसे गले से भर लिया। इसके बाद वे चंपाकली को लेकर महल लौटे। अब वे न केवल उसे अपनी पत्नी के रूप में मानते थे बल्कि दरबार में भी उसकी सलाह लेने लगे। चंपाकली हर दिन राजा के साथ राजकाज में सम्मिलित होती और उसकी चतुराई से राज्य में न्याय और सुख शांति बनी रही। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे भीतर चतुराई, धैर्य और आत्मविश्वास हो तो हम जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति का बुद्धिमानी से समाधान निकालकर न केवल उससे उबर सकते हैं बल्कि सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी हर कहानी की तरह ये कहानी भी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।